एक मैम का भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल बोल रहे थे। तो अगले साथ में बोल हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल है कि पूछे थे कि आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चंस पूछो और हम आपका आंसर देंगे। और बहुत सारे ने बोला था कि आप अकेले मत करना Q&A वीडियो, अपने साथ बिठा देना और उनको भी आंसर देना। तो मैंने इन दोनों को पकड़ा है। वैसे इनकी अभी इवनिंग ड्यूटी है और मतलब अभी 1 बज गए हैं, तो फटाफट ये क्वेश्चन Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब कुछ मैं बताऊंगी, कुछ ये बताएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मैं सिंगल जिसने नॉट सेट दिया है और इन्होंने भी नॉट सेट दिया है। ये मतलब हाँ दिया है एम्स पटना में है। ये अगर आपको बताएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ अलग अलग लोगों से सुनोगे तो आपको भी थोड़ा फायदा होगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ऐसे करो या पूछा है कोमल कश्यप ने, हाय दी आई एम योर बिग फैन, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। नॉट सेट एग्जाम कैसे आता है और फर्स्ट इन हैंड सैलरी कितनी होती है और वर्क क्या होता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर और सैलरी बढ़ती भी रहती है कि नहीं? तो ये आंसर देगी चांदनी आप। मैं तो नहीं देखूंगी। क्वेश्चन है कि नॉर्सेट का एग्जाम कैसे आता है। तो अभी जो नॉर्सेट का एग्जाम आ रहा है प्री और मेंस दो पार्ट में आ रहा है। तो जो प्री का जो पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 80 जो क्वेश्चन होंगे तो आपके नर्सिंग बेस होंगे। 20 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और ये सब का मिक्सचर होता है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आता है, 5 सेक्शन होता है, 20 क्वेश्चन आता है एक मतलब एक सेक्शन में, और वो 18 मिनट का होता है। तो एक सेक्शन को आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद वो आपको शो नहीं होगा। प्री क्वालिफाई अगर हो गया आपका, उससे उसके लिए आपको 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आप जनरल के लिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो मेंस देने के लिए। इसके अलावा जो सैलरी की बात करिए वो हर एक एम्स पे डिपेंड करती है, एम्स टू एम्स डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें एम्स पटना की, तो ये अभी 75 से स्टार्ट हो गई है ऊपर, और अभी तक तो 75 to 80 आप रेंज कर सकते हो। और हर इंक्रीमेंट लगता है हर साल। साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, उसके साथ साथ बढ़ती रहती है। एम्स डिपेंड करता है। एम्स में हर एक कैटेगरी है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। जैसे एक्स कैटेगरी जो मेट्रो सिटीज है ना, तो उनको मिलती है, वहाँ के अलाउंसेस ज्यादा है, तो उनकी सैलरी इन हैंड उनको ज्यादा मिलती है, मतलब 80+ मिलती है। तो ऐसे ये वाई कैटेगरी में आता है एम्स पटना, और जैसे एम्स भोपाल भी वाई कैटेगरी में आता है। जेड कैटेगरी में हमारा एम्स दियोगढ़ और ऋषिकेश, तो वहाँ के अलाउंसेस थोड़ा कम है। तो इस बेसिस पे हमको इन हैंड सैलरी मिलती है, मगर सबकी बेसिक पे जो है सबकी एम्स की वो सेम है। यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, छोटू वाला क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करे और फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कैसे करे और कौन सी बुक मतलब वो करे, प्रिफर करे? तेरा क्या है ऑफर? 9th। अच्छा, फर्स्ट ईयर से जो भी तुम सिलेबस है तो वो सारा तो फर्स्ट ईयर से तो कुछ भी पढ़ो तुम। ईयर से सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तुम या तो टारगेट हाई ले लेना, PR यादव, ये सफिशिएंट है फिलहाल। उसके बाद तुम सॉन्डर्स पे जा सकते हो, फिर उसके बाद मॉसबी ये सब पढ़ सकते हो। फर्स्ट ईयर से तुम्हें मतलब अभी तो तुम नर्सिंग में एंट्री की है तुमने, फर्स्ट ईयर में तुम्हें यही पता चलेगा कि नर्सिंग क्या है, क्या सिलेबस है, ये सब। तो उतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉट सेट के लिए तुम अपना ही सिलेबस पढ़ोगे तो वही सफिशिएंट है। अनन्या रॉय, कैन यू प्लीज सजेस्ट दीदी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी बस ये होनी चाहिए कि आपके नोट्स पूरे होने चाहिए, बेसिक नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। PR यादव, ये सब अगर आप जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से स्टार्ट करोगे ना, तो इनके अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। टारगेट हाई, एनक्लेक्स सब पढ़ना है, रिवाइज करना है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, डेली अगर आप 3-4 घंटा पढ़ते हो, या 2 घंटे से स्टार्ट करो, 2 घंटे से स्टार्ट करते करते 5-6 घंटे पढ़ो। क्योंकि हमने भी ऐसे किया था, मतलब जब कोचिंग टाइम पे थे हम 1 घंटा बैठते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने मैक्सिमाइज किया अपना टाइम। तो ये तीनों जो चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तभी आप जो नेक्स्ट जो एनक्लेक्स के क्वेश्चन है, मॉसबी के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर पाओगे। नॉट सेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम है उसमें अगर आप ये तीनों स्ट्रेटेजीज अपनाते हो तो आप पक्का एग्जाम क्लियर कर दोगे।
आईएनसीए से अप्रूव होना जरूरी है क्या? हमारा भी ऐसे इशू आया था कि हम आईएनसी से अप्रूव नहीं था हमारा कॉलेज, तो बट हमारा स्टेट अप्रूव था कॉलेज, इसलिए हम इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा सब कुछ ठीक हो गया और हम अभी 2 साल होने वाला है हम सबको जॉब करते करते। साक्षी डोगरा का हाउ वी नीड टू अप्लाई फॉर नॉर्सेट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। नॉर्सेट के लिए आपको पहले तो अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा में से कोई भी चलेगा, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा की बात करें तो जीएनएम होना चाहिए, और या तो जीएनएम के साथ साथ आपको पोस्ट बेसिक होना चाहिए 2 साल का, या फिर उसमें अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप जीएनएम के बाद अप्लाई कर सकते हो नॉर्सेट के लिए। इसके साथ साथ आपको अगर नॉर्सेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो उसमें आपको जो भी बीएससी नर्सिंग का जो मार्कशीट है 4th ईयर तक की, और उसका रजिस्ट्रेशन, उसका आपको डिग्री चाहिए होगी। अगर आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली तो आप प्रोविजनल डिग्री से फिल अप कर सकते हो, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका जो नंबर होता है, अब बाकी आपके जितने भी Basic documents बेसिक हैं, डॉक्यूमेंट्स 12th, लगते हैं 10th 12th तक के, बस वही सब आपको जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रोहित का, अपनी पसंद का एम्स नहीं मिले तो क्या करें? क्या करें? तो जो मिला है वहीं चले जाओ और अच्छे से तैयारी करते रहो अपने मनपसंद एम्स के लिए, ठीक है। हाँ, मतलब नॉर्सेट की वो तैयारी बताना करते कि रहो, स्ट्रगल इतना या हो कि गया है। इतना इतना अच्छे से पढ़ो फर्स्ट टाइम पे कि आपको मन पसंदीदा एम्स मिले, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत, बार बार दिमाग खपाने की जरूरत ना पड़े। मतलब अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया, अगर आपको कोई भी एम्स मिले ना तो चूज कर लो, क्योंकि आपको इन हैंड सैलरी बहुत अच्छी मिल Please जाती दीदी, है, help अलाउंस me. बहुत अच्छे मिल जाते हैं और प्रॉफिट भी है। वो भी बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि ओबीजी रिसर्च हो गया या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? पहले तो जैसे हम लोग सब साथ में स्टडी करते थे, ऑफलाइन ही हमने क्लासेस ली है, तो हमें ऑनलाइन का इतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जैसे कुछ कुछ चैनल है, जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइव हो गया, टीएनसी हो गया, और एक इंस्टीट्यूट हो गया जो देहरादून में है, जहाँ से जहाँ से हमने coaching- ऑफलाइन क्लासेस ली है, एकॉन हो गया, तो ये सब जो चैनल है वो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी स्टडीज कराते हैं, तो ये आपको बेनिफिट करेंगी। जितना मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप ऑफलाइन जितना रह सकते हो तो ऑफलाइन आपको लेना चाहिए, अदरवाइज ऑनलाइन जो मैंने क्लासेस ली है वो अच्छी है, तो आप ले सकते हो। हम मतलब बहुत सारे होता है ना, जैसे हमको भी पता था कि हम घर पे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, तो इसलिए हमने ऑफलाइन ज्वाइन किया। बट जिनका फोकस अच्छा है, मोटिवेट है, वो स्टूडेंट वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे ने ऑनलाइन ज्वाइन किया और अच्छे अच्छे अपने मन पसंद ड्रीम्स एम्स पे भी जॉब कर रहे हैं। शिवानी फरसवान का, तो मैम पूछ रहे हैं कि इनका टारगेट है पीआर यादव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कौन सी मैं इतना शॉर्ट टाइम में कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी? अभी 1-2 महीने की सीआरई, अगर सीआरई के लिए तो 1 महीना है, तो नॉर्सेट के लिए तो 2 महीने है, मैक्सिमम 2 महीने है। जैसे हमने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरी एक बार हो गई थी पीआर यादव, दूसरी बार मैं कर ही रही थी, तब तक वो एग्जाम आ गया था। तो ऐसा नहीं है, मैंने टारगेट हाई तो पढ़ ही नहीं अपने टाइम पे, क्योंकि पीआर यादव में मुझे इतना टाइम लगा वो कंप्लीट करने में, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग फेज था, इतनी पढ़ने की आदत नहीं थी जितना हमने कोचिंग में पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने आधी आधी पढ़ा है ना तो वो आपके ना वो पूरे कंप्लीट हो गए होंगे टॉपिक्स। आधा आपने टारगेट हाई से पढ़ा होगा, आधा आपने प्यार यादव से पढ़ा होगा, तो दोनों मिलकर आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आपका सीआरई दे रहे हो ना, तो अभी आपका मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस रिवीजन की जरूरत है। जितना आपने पढ़ा है बस वो चीज रिवाइज करो, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे ना वो भी चीज आप भूल जाओगे। बेस्ट चीज है कॉन्सेप्ट, अगर हाँ। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मतलब आपको सिर्फ मतलब एक डे में 100 से 200 क्वेश्चन तो हाँ। अटेम्प्ट करने हैं, या आप एमसीक्यू लगा के या फिर जैसे भी टेस्ट दे के कैसे भी कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करता है आपके जब आप नॉर्सेट देते हो उस टाइम पे। रिवीजन एक अलग चीज होगी और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो गया वो अलग चीज होगी, दोनों ही मैटर करते हैं। तो क्योंकि उससे पता चल जाएगा आपको एग्जाम में कितना टाइम, कितना वो करना है आपको, क्या बोलते हैं एग्जाम में कितना वो करना है, फोकस नहीं फोकस नहीं, क्या? मतलब कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह से टाइम कैसे Time management, टाइम मैनेजमेंट हो गया, management। हर एक चीज वो आपको ये क्वेश्चन से पता चलेगा। बोर्ड मार्च में है और बोल रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, BSc नर्सिंग entrance है। नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं उसमें जूलॉजी, बॉटनी और कि फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब आता है, जीके नहीं आता। जीके जीके भी आने लग गया है शायद। जी के आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी, नॉर्सेट में भी नहीं छोड़ेगी, सीआरई में भी नहीं छोड़ेगी, कहीं नहीं छोड़ेगी। मतलब 11th-12th की जो बुक्स है एनसीईआरटी जो होती है उनका उनसे ही सेम क्वेश्चन मिलते हैं। उसके लिए आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत है, आप उन बुक्स को दोबारा रिवीजन कीजिए,
हो जाएगा। हमारे स्टेट में अभी भी उत्तराखंड के अलग सेपरेट बीएससी नर्सिंग के पेपर होता है, बट बहुत सारे स्टेट में नीट के थ्रू होता है। तो जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया, उसमें आपकी जो मार्क्स आई वो जैसे 450 टू 500, अगर आपकी मार्क्स आई है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो नीट के थ्रू। स्टेट के एग्जाम के अलावा एक एम्स भी अपना बीएससी नर्सिंग का एग्जाम निकालता है, एंट्रेंस दिस इज एग्जाम। ओनली फॉर गर्ल्स हाँ एम्स। हाँ, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके भी शायद मार्च जो फॉर्म होता है फेब लास्ट या मार्च में आने लग जाते हो, तो उसका आप पता कर सकते सॉरी हैं। बॉयज। अभी इसी से चिड़े रहता है कि 80-20 रेशियो है, बट है, आप तो क्या कर सकते हैं। बट आपको घबराना नहीं है, जो भी बॉयज है जो भी बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे साथ वालों ने भी बहुत सारों ने निकाला है एम्स, तो उन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ थोड़ा थोड़ा होता है कि 20-80 रेशियो बहुत डिफरेंस है, बट आपको ये नहीं सोचना, आपको सीट सोचना है कि एक सीट मेरी है तो मुझे ये लेना है, तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर बॉयज को। क्वेश्चन है कनिका के लिए कि आपने बीएससी नर्सिंग कब कंप्लीट करी थी और आप नीट ड्रॉपर थे या नहीं। ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती हैं और अभी सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रही है। कि मैंने 2017 में अपना पेपर दिया था स्टेट का बीएससी नर्सिंग का, और उसमें सिलेक्शन हुआ बीएससी नर्सिंग पिथौरागढ़ कॉलेज में, दैट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। उससे पहले मैंने 12th के बाद अपना नीट भी दिया था, और उसी साल मेरा बीएससी नर्सिंग का पेपर था। नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बीएससी नर्सिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, ड्रॉप नहीं किया एक साल भी। हाँ, 2017 से Same, हमारा मेरा भी। बैच था और उसके बाद 2022 में हमारा पास आउट था ड्यू टू कोविड। हम सेम बैच के हैं, मतलब अलग अलग कॉलेजेस। दोनों ही चमोली कॉलेज से। चमोली कॉलेज से हैं दोनों। मैं और पिथौरागढ़ कॉलेज से हूँ, मतलब सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और सेम हमारा ईयर वो हुआ 2022 में, और सेम ईयर में हमने नॉर्थ सेट दिया और नॉर्थ सेट क्लियर करके अपना एम्स पटना में जॉब कर रहा है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग का जो सेपरेट पेपर है दैट इज फॉर गर्ल्स, वो आता है फेब लास्ट में, अभी कंफर्म नहीं हो, बट जब भी आएगा मैं आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगी कि अब पेपर आता है एम्स का। ऑल इंडिया लेवल का होता है वो, थोड़ा स्टेट से थोड़ा टफ हो जाता है वो पेपर, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली अपने बुक्स पढ़ो ना एनसीईआरटी, तो आप आराम से इजीली क्वालिफाई कर दोगे एम्स। उस को लाइव शॉर्ट से दी एम्स में अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया है क्या? एम्स में अभी भी बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ है जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, वो मतलब किसी कंपनी के थ्रू, ऐसे होता है ना कि कोई कंपनी आती है उसके थ्रू एम्स, मतलब जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो एम्स में लगते हैं। हर एम्स में अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हैं, तो बट अभी एम्स खुद का सेपरेट पेपर निकाल रहा है जैसे नॉर्थ सेट, तो इसी के थ्रू हम सिलेक्शन ले रहे हैं या वो कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट वालों को कि कितना रहेगा, बट धीरे धीरे मतलब अभी जैसे हमारे एम्स पटना में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले अभी चले गए हैं, एम्स ऋषिकेश में भी चले गए हैं, तो इन सब का हमें टाइम पीरियड नहीं पता, बट या इन फ्यूचर में भी कि अभी जितने भी स्टाफ होंगे वो सब परमानेंट हो जाएंगे। नॉर्थ सेट 7 की ज्वाइनिंग कब होगी पटना एम्स में? यार ये पटना तो पटना एम्स बहुत लेट करता North है, से 7 कोई 6 महीने हाँ। बाद बुलाया था तो। और जो एम्स पटना है उसकी ज्वाइनिंग जो है बहुत लेट लगाती है, बहुत लेट होता है। साथ साथ अभी तो जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की पोस्ट अभी पूरी खाली है, तो जब भी डायरेक्टर यहाँ के अपॉइंट होंगे तो मे भी शायद उसी के बाद ज्वाइनिंग हो सकती है, शायद 2 से 3 महीने, अभी मतलब समझ आइडिया लो नहीं है। कि आपके अगर डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन आपने सबमिट करा दिया ना, उसके 5-6 महीने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। हमको भी इतना ही टाइम लगा, हम भी रोते रहते थे, बट ऐसा नहीं है। अब हम घर जाने के लिए रोते हैं, अब हमको ऑफ नहीं मिलती है, हम घर जाने के लिए रोते हैं। तो जितना आपका टाइम पीरियड अभी घर पे ना उसको एंजॉय करो, क्योंकि वो बार बार नहीं आने वाला। और बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट का ये है कि अगर आपने अभी ग्रेजुएशन हुआ है, नॉर्थ सेट आ रहा है, आपने अप्लाई किया है, तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एम्स फ्रेशर को ही ले लेता है इजीली, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ एक्सपीरियंस मांगेगा। तुम भी सीआरई दोगी? हाँ, अभी तक तो फॉर्म नहीं भरा है। आज कितनी डेट हो गई? 24। अभी तक तो फॉर्म नहीं भरा है, तो कुछ सोचा नहीं है, बट लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसपे शायद थोड़ा डिटेल से बात होनी चाहिए। हम नॉर्थ सेट से डर रहे हैं, डरो मत। डरो मत। कुछ से पूछते हैं बहुत सारे कि हिंदी मीडियम हम कैसे देंगे नॉर्थ सेट, ये एग्जांपल है हिंदी मीडियम की। देखो 12th तक हिंदी मीडियम से पास किया, उसके बाद हमने बीएससी नर्सिंग करी है। स्टार्टिंग में 1-2 साल टाइम लगा थोड़ा इंग्लिश समझने में, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया है। वैसे ही नॉर्थ सेट भी है, आपने ग्रेजुएशन कर दिया आपने या फिर डिप्लोमा कर दिया, उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई हिंदी कोई इंग्लिश नहीं हो, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करो, सब हो जाएगा। अच्छे से अपना टाइम शेड्यूल बनाओ,
इसको और काट देना अच्छे से मतलब अच्छे से टाइम शेड्यूल बनाओ कि किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे क्या करना है। बस ये फोकस रहना चाहिए कि आपका 6 महीने या 1 साल है, आपको बस ये ध्यान देना है कि मुझे यही मेरे पास एक अकेला टाइम है, मुझे इस टाइम पे करना है। उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कहाँ शादी हो रही है, शादी का खाना आप 1 साल बाद खा सकते हो, हाँ वो भी बड़ी इज्जत के साथ। अगर एक टाइम में क्वालिफाई नहीं हो पाया कोई बात नहीं, 1-2 साल लग जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस हताश नहीं होना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा करना है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एग्जाम देने से पहले कुछ दिन बहुत स्ट्रेसफुल बीतते हैं, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेना है, सबसे हाँ। ज्यादा नींद इम्पोर्टेंट नींद है। लेना है अच्छे से। हाँ, से बीच में आप पढ़ पढ़ के थक गए हो तो मतलब स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप और गाने सुन लो आराम से, हाँ, या घर वालों से बात कर लो, किसी से बात करो ताकि आपको भी स्ट्रेस रिलीफ हो। और एग्जाम के दिन लंबी लंबी सांस लेकर क्वेश्चन के आंसर देना। ने पढ़ लिया है हाँ। उसको रिवीजन करो, नए के पीछे मत भागना, क्योंकि सारा माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। जितना पढ़ दिया है उसको ही रिवीजन करना है, और पेपर से पहली रात को बस सब बंद करके सो जाओ आराम से, क्योंकि लगता है उस टाइम पे कि हमें कुछ माइंड में रिटेन नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज रहती है, आपके माइंड में रहती है। जब आप पेपर देने जाओगे अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, पानी पीना है, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे पेपर में मैंने ऐसा मायने में था कि मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करने थे, और ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैंने शायद ओवर अटेम्प्ट कर दिया, या फिर मैंने जो मुझे क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी आते मैंने उन पे भी उनको भी कर दिया, जिसका मुझे बहुत ही बुरा नुकसान ही हुआ है अभी तक। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है। हमारे टाइम पे 200 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें से एक हमारे, मैं बता रही हूँ, मेरी क्लासमेट जिन्होंने सिर्फ 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी उनकी ऐसी थी कि वो अभी एम्स बिलासपुर में है विद 700 रैंक के साथ। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज्यादा अटेम्प्ट करना वो नहीं है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो ज्यादा के पीछे कभी मत भागना। 100 क्वेश्चन का अगर एग्जाम है तो आपके लगभग 70 जो एक एवरेज जो वो Average. है कि 70 तक आपको करने करने हैं। अगर आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ओवर अटेम्प्ट मत करना। बस Same, यही मैंने भी suggest ऐसे किया करूंगी। था। जैसे हम दो दो कितने 3 घंटे का पेपर होता है ना, तो 2.5 घंटे में मैंने आराम से पेपर किया, मतलब अच्छे से किया। पर जैसे उन्होंने बोला ना कि बस आधा घंटा बचा है, मेरा ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा, मैं लास्ट तक नहीं गई थी। उसके बाद जो मैंने फटाफट क्लिक मारे, ये करे, बिना क्योंकि देखे। हाँ मतलब फटाफट देख के पढ़ के एक बार सीधा क्लिक करो, देख के पढ़, क्योंकि इतना टाइम था और मुझे करना भी था। अगर कम करती तो फिर वो रहता, बट मतलब वो लास्ट टाइम का आधा एक हाँ। घंटे का जो स्ट्रेस होता है ना, बहुत ही बुरी चीज है। ये हम बहुत। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उस टाइम पे कोई भी गलती मत करना। दूसरी चीज क्या होती है, अपना वाटर इनटेक, हाँ वाटर इनटेक भी ध्यान रखना कि वहां पे आपको, क्योंकि अगर बीच में आप गैप लेते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है वॉशरूम वगैरह के लिए। तो वो कोशिश करना कि आप हाँ। पियो पानी, लेकिन उसी मात्रा में कि आपको बीच में वो 3 घंटे में वो कहीं जाना पड़े। हाँ कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता है, वो बहुत टाइम बहुत time कंज्यूमिंग लेता प्रोसेस है वो। देन मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि अच्छे से पढ़ाई करो, और अभी तुमको बस कुछ महीने ही पढ़ना है, नॉट सेट आने वाला है। उसके बाद तुम जो तुम्हारे आने वाले इतने सारे साल, मतलब जितना भी तुम जॉब करोगे, और तुम्हारे घर वालों का पूरा पूरा सिक्योर हो जाएगा। तुम सिक्योर हो जाओगे, हाँ, तुम्हारा तुम फ्यूचर सिक्योर हो पूरा जाएगा। फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो 6 महीने ना आपके 60 साल तक आपके काम आएंगे, तो वो 6 महीने पे ज्यादा फोकस करो। बाकी शादी, इधर जाना उधर घूमना, सोशल मीडिया, ये सब बाद में हो जाएगा। हाय एवरीवन, सो मैं वीडियो एडिट करी थी, फिर मुझे पता चला कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो पूछे थे, मैं आंसर मैं देना भूल गई। सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ रखे थे कि आप सीआरई का एग्ज़ाम दोगे कि नहीं, और सीआरई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब। तो सीआरई का एग्ज़ाम है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसके अंडर ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी वालों का जो पेपर है वो कंडक्ट हो रहा है। जैसे मतलब एएसआईसी मैंने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकल रखी, जैसे एएसआईसी सेंट्रल होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है, तो अभी तक ये पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ उसकी वैकेंसी है। बहुत सारे एम्स हैं, एम्स भटिंडा, एम्स जम्मू, वहाँ एसएनओ की पोस्ट आ रखी है, नर्सिंग ऑफिसर की या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, इन सब की पोस्ट आ रखी है अलग अलग एम्स में। बस नर्सिंग ऑफिसर्स की एक तो इम्फाल मेडिकल कॉलेज और
ASIC ही निकाल रहा है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। मेल के लिए 100 समथिंग कुछ है और फीमेल के लिए 400 समथिंग है। यहाँ पे भी 80-20 रेशियो रहेगा। जैसे नॉर्सेट के आपकी स्ट्रेटजीज है वैसे ही यहाँ सेम रहेगी। अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में रिविजन करो और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई से भी टेस्ट सीरीज ले लो, NNL टेस्ट सीरीज है, AKS में टेस्ट सीरीज है, PW अनअकैडमी, इन सब में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है पेपर, ये सब आपको पता चल जाएगा और एक आइडिया आ जाएगा। मैंने अभी तक CRE का एग्ज़ाम नहीं भरा है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिलेमा में हूँ, भरो कि नहीं भरो, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है सीट कहाँ है। बट हाँ, जो फ्रेशी है वो ज़रूर भरे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऊपर से नेक्स्ट ईयर आपका लेवल 8 हो जाएगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो जो CRE का एग्ज़ाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी ऑफकोर्स। और मतलब 400 नंबर का पेपर रहेगा और जिसमें से 75 आपके नर्सिंग से होंगे और 25 आपके GK ये सब होंगे। और ऐसे ही मतलब जैसे नर्सिंग ऑफिसर का है वैसे ही ANS और SNO का पेपर होगा। उसमें भी मतलब SNO ANS इन सब के लिए ज़्यादातर मैनेजमेंट रिसर्च इस सब को ज़्यादा फोकस देता है और हमारा क्लिनिकल में ज़्यादा फोकस होता है। जैसे हम क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस इनमें ज़्यादा फोकस होता है नर्सिंग ऑफिसर्स का। ये जो पेपर है CRE का जो पेपर है वो एम्स दिल्ली करवा रहा है। सो मतलब लग रहा है कि पेपर का जो लेवल आएगा बहुत अच्छा खासा आएगा। जैसे नॉर्सेट आता है उतना भी टफ नहीं, बट पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा क्योंकि एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। जल्दी भरिए क्योंकि इसकी डेट 31 तक ही है। उसके बाद करेक्शन और 22 to 26 और 28 तक आपके पेपर हो जाएंगे सारे। तो जो भी एलिजिबल है SNO के लिए, जिनको 3 साल हो गए, वो ज़रूर भरना क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी एम्स में पोस्ट आ रखी है। और NO के लिए ESIC और जो इम्फाल जो बिलोंग करते हैं वहाँ से, वो ज़रूर भरिए। सो या गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सोती हूँ क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी से आ रखी हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। बस मुझे ये वीडियो एडिट करनी थी और पोस्ट करनी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। बाय। को हमने जितना हमारे दिमाग में था, जितना था हम सारे आपको information। सजेस्ट कर पाए, अच्छे से दे पाए। और इसके बाद आप काफी मोटिवेट हो इस वीडियो के बाद और बिल्कुल भी एंजाइटी टेंशन ये ना लो। और तभी है रिवाइज करो क्योंकि अभी वो टाइम आने वाला है जब आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला मेन। सो या दैट्स इट इन टुडेस वीडियो। बाय, ओके, बाय बाय। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ आपको और वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनके साथ जरूर करूंगी। बाय बाय। गोला कर देना जरा। 1:40 हो गया है और इनका 2 बजे से ड्यूटी है। मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की है, तो इस मेहनत के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और या सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मेहनत पे जरूर लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए गाइस।